31 अंक नीचे इस वक्त एसजीएस निफ्टी कारोबार कर रहा है, 8803 का स्तर यहाँ पर है। चलिए देखिए, आज चार्ट सेटअप पे क्या बात करूँ। आज अगर आप देखें आईपीओ मार्केट है ना, वो थोड़ा सा वाइब्रेंट है। देखिए, एक तो आईसीआईसीआई प्रू का आईपीओ क्लोज, उसके बाद आज जीएनए एक्सेल्स की लिस्टिंग होनी है, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आज जो एचपी इलेक्ट्रिक का आईपीओ है उसका आखिरी दिन है। यानी आईपीओ मार्केट में वाइब्रेंसी बदस्तूर बरकरार है। लेकिन मैं पहले जीएनए एक्सेल्स की बात करना चाहूँगा। दीपाली, क्या शानदार रिस्पॉन्स मिला। आई मीन वाकई बिलीव करना मुश्किल था कि इस कंपनी को इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, जहाँ पे 55 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। ये आपको एक बड़ा संकेत था कि अपने आप में अगर आप देखें ये जो ऑटो एनसीडी स्पेस है वो कितना वाइब्रेंट है, कितना मजबूत है, और कितना अट्रैक्शन अगर आप देखें क्रिएट कर रहा है। गौरांग, इस लिस्टिंग के साथ एज ए इन्वेस्टर जुड़े रहना चाहिए, डोंट बुक योर प्रॉफिट, स्टे विद द स्टॉक, या फिर अगर हमें अच्छा प्रीमियम मिले, लिस्टिंग गेन मिले, तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके बाहर बैठें, फिर री एंट्री करने के बारे में सोचें। देखिए वीरेंद्र, कंपनी के ऊपर आईपीओ नोट तो नहीं निकाली है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन के आंकड़े आए हैं और मैनेजमेंट की जो टिप्पणियाँ थी जब रोड शोज हो रहे थे और अलग अलग चैनल्स पे इन्होंने अपने जो रणनीति है वो सामने रखी है, और मेरा ये मानना है कि इशू साइज़ छोटे होने के कारण सब्सक्रिप्शन इतने हद तक आप ऊपर देख रहे हो, और अगर आपका नज़रिया लिस्टिंग गेंस का ही है तो मेरे ख्याल से आपको मुनाफा बांध लेना चाहिए लंबी अवधि के लिए। क्योंकि हमने कोई आईपीओ नोट नहीं निकाली थी, तो मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। कैनरा बैंक पर खबर है कि राइट्स इशू के जरिए बैंक की रकम जुटाने की योजना है, और बैंक के इशू के जरिए करीब 1150 करोड़ कंपनी रेस कर सकती है। और शेयर अगर हम देखें तो प्रीवियस सेशन में 2% की कमजोर से डे लो पर क्लोज हुआ था। कैनरा बैंक पर मिसेस सेठी, आपका व्यू क्या है? देखिए दीपाली, जहाँ तक बैंकिंग जो सेक्टर का सवाल है, बिल्कुल आज दबाव में रह सकता है। जो निफ्टी में गिरावट है वो बैंक निफ्टी में भी दिखाई देनी चाहिए, बट मुझे लगता है ये जो गिरावट आती है उसमें बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। और कैनरा बैंक में भी मुझे लगता है अगर कुछ लोअर लेवल्स पे मिले तो वहाँ पे बाइंग का ही ध्यान रखना चाहिए, और आने वाले दिनों में वहाँ से अच्छे प्रॉफिट्स की उम्मीद की जा सकती है। इसके बाद पूर्वांकरा शामिल है। एनसीडीज के जरिए लगभग 1500 करोड़ जुटाने की योजना है। हालांकि देखिए, पूरे बीते हफ्ते इस स्पेस में वाइब्रेंसी थी, स्पेशली सेबी की बोर्ड बैठक के बाद जो रेट्स के नियमों में दिवाली ढील दी गई, उसके बाद से अगर आप देखें स्टॉक्स क्या चले, क्या शानदार मूव था। स्पॉन्सर्स की संख्या बढ़ा देना, और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में एग्जैक्टली अगर आप देखें 20% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक और अच्छी अगर आप देखें सेबी की बोर्ड बैठक से इस क्षेत्र के लिए खबर थी। गौरांग, रियल स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में एक स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें इम्पैक्ट था पूरी रेट्स की खबर का, सेबी की बोर्ड बैठक में जो फैसले लिए गए। अभी आप रियल स्टेट स्पेस में और पूर्वांकरा पे क्या राय रखते हैं इस वक्त? देखिए, पहले तो ये रिट्स को लेकर के आपको ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि बहुत ही भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा इस क्षेत्र में आएगी। और अगर आप इतिहास देखने जाएं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के काफ़ी कुछ मुद्दे हैं और रहे थे और शायद रहेंगे। और मेरा ये भी मानना है कि कोई भी विदेशी निवेशक अगर इस माध्यम के द्वारा रियल एस्टेट सेक्टर में पैसे लगाना चाहेगी तो वो पहले तो जो कंपनी होगी उसको स्कैनर के अंदर नहीं, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे डाल करके पैसे डालेगी, और ये देखेगी कि कंपनी की बैलेंस शीट पर डेट कितनी है, कंपनी का कोई वाद विवाद कोर्ट कचहरी का मामला तो नहीं है, एग्जीक्यूशन कैसा है, किन किन क्षेत्रों पर या किन किन जगहों पर इनकी प्रॉपर्टीज़ है, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग, और आने वाले समय में क्या प्रोजेक्ट्स हैं। तो एज अ स्टैंड अलोन बेसिस हम देखने जाए वीरेंद्र, तो हमारी कवरेज शोभा लिमिटेड, ओबरॉय रियलिटी, प्रेस्टीज एस्टेट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और महिंद्रा लाइफ स्पेस, और ये जो 4 या 5 कंपनी का मैंने जिक्र किया है, इनकी बैलेंस शीट पर कोई भारी मात्रा में डेट नहीं है, वर्किंग कैपिटल की किल्लत भी नहीं है, और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को लेकर के कोई सवाल या निशान नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन रियल्टी स्टॉक्स में एक स्पार्क हमने देखा था, स्पेशली फ्राइडे के सेशन में, और पूरे हफ्ते रियल्टी इंडेक्स एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर था भी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आज लाइमलाइट में रहेंगी। खबर आज बीपीसीएल पर भी है कि कोची रिफाइनरी की क्षमता विस्तार दिसंबर तक पूरा होगा, और क्वार्टर 4 में पूरी तरह से कोची रिफाइनरी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन स्टॉक ये पूरा ही पॉकेट इसलिए लाइमलाइट में रहेगा क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्रीवियस सेशन में क्रूड प्राइसेस ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा स्लम हुए थे, 4-4.5% गिरकर क्रूड प्राइसेस अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। मामूली बढ़त लोअर लेवल से दिखी है, लेकिन सेंटिमेंट्स अभी भी थोड़े से वीक ही हैं। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, इन तीनों पर अभी आपकी अप्रोच क्या है मिस्टर सेठी?
देखिए दीपाली, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो पूरा सेक्टर ही मुझे लगता है अच्छा करना चाहिए। जिस तरह से ओपेक के जो मेंबर ग्रुप्स की जो ग्रुप मेंबर्स की जो मीटिंग है उसमें भी कोई खास नतीजा निकलने की कोई उम्मीद नहीं है, तो मुझे लगता है क्रूड पे दबाव बना रहेगा और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उनमें देखने को मिलेगा। तो आई एम बुलिश ऑन ऑल दीज 3 रिफाइनिंग कंपनीज। और मुझे लगता है जो सेकेंड रंग काउंटर्स भी है, जैसे चेन्नई पेट्रोलियम है या MRPL है, वहाँ पे भी एक अच्छी तेजी बन सकती है। तो आई एम बुलिश ऑन दीज स्टॉक्स एंड आई वुड रिकमेंड अ बाय कॉल ऑन दीज। इस बीच में एक ONGC को जोड़ लेता हूँ। दरअसल बोर्ड ने GSPC गैस ब्लॉक में हिस्सा खरीदने की मंजूरी दी है। देखिए, याद रखिए, ONGC बीते 3 हफ्ते का स्टार प्राइस परफॉर्मर है। निफ्टी में अगर किसी स्टॉक पे कन्विक्शन ट्रेडर्स ने, इन्वेस्टर ने जताया है तो ये कोरंग। ऑल दो आज की खबर तो बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी मैं ONGC पर एक आपकी राय चाहूँगा। क्रूड में शुक्रवार की गिरावट, वीकेंड की गिरावट, आज का पुल बैक, इस टर्बुलेंस के बीच में कोई डिसाइसिव मूव नहीं लिया है क्रूड ने, बट स्टिल बाजार कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है ONGC को। ये रिस्पेक्ट देना, ये प्राइस बिहेवियर हायर लेवल्स पर सस्टेन करना, क्या अट्रैक्टिव लग रहा है ONGC आपको कोरंग? वेल, कवरेज है और ये जो अपस्ट्रीम कंपनी या फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियां जिसे आप कहते हैं, जहां पर ONGC, ऑयल इंडिया, केन इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो कंपनी आती है, गेल वगैरह, तो हमारी कवरेज ऑयल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और ONGC पर पॉजिटिव है। और जहाँ तक रहा क्रूड का सवाल वीरेंद्र, तो काफ़ी बार हमने जिक्र किया है और आपको, आपके साथ, आपके सहयोगी के साथ, कि $40-45 प्रति बैरल नीचे की तरफ और $50-55 प्रति बैरल ऊपर की तरफ, ये दायरा लंबे अवधि तक बना रहेगा जब तक कि कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खड़ी नहीं हो। जैसे लिबिया में हम हाल ही में देख रहे हैं कि जहाँ पर वो पोर्ट है, जहाँ पर रिफाइनरी है, जो कि 6 लाख बैरल प्रतिदिन कमोडिटी मार्केट में ऑयल सप्लाई, क्रूड ऑयल सप्लाई करते हैं, वो किसी एक ग्रुप, रेवोल्यूशनरी ग्रुप के अंडर में आ गया है। और अगर वहाँ पर पाइपलाइन को लेकर के डिस्ट्रप्शन हुई तो शायद थोड़ा उबाल आपको कच्चे तेल में दिखने मिलेगा, लेकिन वो भी संभवता बहुत कम है। और ये जो ऑयल पुट आउट की फ्रीज की बात कर रहे हैं ओपेक को लेकर के, वहाँ पर भी मुझे नहीं लग रहा है कि ईरान को कोई ऐसा गुट मनाना चाहेगा, क्योंकि ईरान आज 10-12 साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आया है, तो वो क्यों अपनी आउटपुट को कट करेगा। और OVL का, जहां ONGC और OVL का सवाल है, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा जो पॉजिटिव ट्रिगर हुआ है वो है सरकार के तरफ से ये रणनीति कि आप अपना जो कैश बैलेंसेस है वो हमें डिविडेंड के रूप में मोटे मात्रा में चेक न दे, लेकिन आप अपनी विस्तार योजनाओं में पैसे लगा और सब्सिडी का बर्डन कम होना, ये सबसे बड़ा ट्रिगर है एक्सप्लोरेशन कंपनीज के लिए। जी, जय ठक्कर अब हमारे साथ मौजूद हैं, शेख खान से उनसे बातचीत करते हैं। जय, गुड मॉर्निंग। निफ्टी पर आज आपको ट्रेड लेंगे या फिर नहीं? हाय, गुड मॉर्निंग दीपाली। वेल, ओवरऑल डेफिनेटली एक रिस्क रिवॉर्ड के नज़रिए से शॉर्ट साइड पर ट्रेड लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है दीपाली। बिकॉज जो हिसाब से हमें एक फॉल देखने मिला है, जो हिसाब से 89 ऊपर निफ्टी गया था और उसके बाद एक कंटिन्यूस गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो भी हमने रिकवरी देखने मिली है वो एक 3 वेव राइज देखने मिला है। सो कुछ ऐसा खास रिकवरी विद वॉल्यूम्स या फिर रिवर्सल इन इंडिकेटर्स ऐसा कुछ खास देखने नहीं मिला है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप तो डेफिनेटली दीपाली अभी भी बहुत ही मजबूत है और ओवरऑल इंडेक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट लार्ज कैप्स कुछ ऐसे है जैसे बैंकिंग पैक हो, सीमेंट पैक हो, जो काफ़ी वीक हो चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल निफ्टी की एक बड़ी रेंज बनी हुई है 8900 से लेके ऑन द लोअर साइड 8700 इनिशियली एंड देन बिलो दैट 8650। ये 200-250 पॉइंट की जो रेंज है और ये वीक एक्सपायरी है, तो आई थिंक विद इन दिस रेंज निफ्टी ट्रेड करेगा और ऊपर के एंड तक के अपर एंड ऑफ द रेंज तक सिंस निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो मेरा तो ये नजरिया रहेगा कि शॉर्ट के साइड पर रिस्क और बेहतर है एज ऑफ नाउ। सो विद स्टॉप लॉस ऑफ 88-90 शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं ट्रेडर्स। आई थिंक एक्सपायरी तक अराउंड 8720 8700 इनिशियल टारगेट्स तो देखने मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है।